हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 1 अक्टूबर से मैं अपने 6 बैचेस को स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट बैच मेरा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। तो इसे ज़रा आप थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने पहले आप सभी को एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। इससे पहले मैंने डेमो लेक्चर दिया था, और जो डेमो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला था, तो अगर आपने मेरा वो यूट्यूब वाला चैनल नहीं देखा, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी डेमो लेक्चर की, तो प्लीज़ आप पहले मेरी उस वीडियो को देखिए। उसमें क्या है कि उसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स और बताए हुए हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने उसमें और बताई हुई हैं, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेटा, मैंने आपको जो डेमो लेक्चर है उसमें बताया था कि अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसके बाद बुक कीपिंग की 4 एक्टिविटीज़ बताई थी। अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले जो डेमो लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, वैसे तो मैं उसमें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देती हूँ। बेटा, अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा होती है, व्यवसाय की भाषा होती है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। क्योंकि इसके थ्रू आप जो इसके यूज़र्स होती हैं, जो अकाउंटिंग यूज़र्स होती हैं, जो जनता होती है, जिन्होंने आपके कंपनी में, आपके व्यवसाय में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो उन्हें आप एक तरह से अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सूचना देते हैं। जो उस कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उसको इन तथ्यों के आधार पर आगे के निर्णय लेने में सुविधा होती है। वो आगे इन्हीं पर डिसीजंस ले सकती है, इन्हीं फाइनेंशियल डेटा के बेस पर। तो इसीलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग जो होता है, जो लेखांकन होता है, अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं हम? लेखांकन। अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं लेखांकन। तो अकाउंटिंग क्या होती है बेटा? व्यवसाय की भाषा होती है। सामान्यतः कहा जाता है कि जो लेखांकन होता है, अकाउंटिंग होती है, वो एक कला होती है। किसकी कला होती है? कोई भी फाइनेंशियल डेटा होता है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई मीन्स उसको बांटना, उसको समराइज करना, उसको ब्रीफ में कर देना, एनालाइज करना, उसको बहुत बारीकी से विश्लेषण करना, और उसके बाद में उसको इंटरप्रेट करना रिजल्ट को, यानी कि उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, जिससे कि इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा सकें। बात समझ में आ गई? एक डेफिनेशन दी गई थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के द्वारा। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके सामने है कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स। बेटा, जाहिर सी बात है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो मैंने आपको इससे पहले जो 4 एक्टिविटीज़ बताई थी बुक कीपिंग में इससे पहले मैंने 4 एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जरा देखिए एक बार। 4 एक्टिविटीज़ में मैंने बताया था कि जो व्यवसाय से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, तो उन लेन देनों को पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आपको पहले पहचानना होता है कि कौन सा आपका एक्सपेंस है, कौन सा आपकी इनकम है, फिर वो किस नेचर की है, व्यवसाय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और आप उन्हें किसी मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उन्हें क्या करना होता है, जो आपने आइडेंटिफाई की हैं ट्रांजेक्शन्स, उनको फिर आप क्या करते हैं, उनको आप एक कॉमन मेजर यूनिट में मेजर करते हैं। कॉमन मेजरिंग यूनिट का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में रुपी चलता है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डॉलर चलता है ना, डॉलर चलता है ना वहाँ पर। तो जो एक किसी भी कंट्री में जो बिजनेस है, तो वो अपने जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो उस कंट्री के हिसाब से तो करेगा ना, कि उस कंट्री में जो करेंसी चलती है। अब वहाँ मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, वो अमेरिका में फ़िलहाल क्या कर रहा है, अपना बिजनेस चला रही है, तो वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है। तो वो अपने उन ट्रांजेक्शन्स को, जो उसने ऊपर आइडेंटिफाई की थी ट्रांजेक्शन्स, तो वो उनको किस में कन्वर्ट करेगी, पहले फिर मेजरिंग यूनिट के डॉलर में लिखेगी। उसके बाद में इन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा।
आपने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर आपने इनको एक कॉमन मेजरिंग यूनिट में मेजर किया, नापा उसको, उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड किया। किस में रिकॉर्ड करेंगे आप? जो व्यवसाय के खाते होते हैं, अकाउंट की जो बुक्स होती हैं। उसके बाद में आप पहले क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने से मेरा मतलब यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर आता है जैसे लेजर, बस यही चीज़ समझनी है आपको। इसमें क्लासीफाई का मतलब हो गया लेजर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ बेटा, आपने जो बुक कीपिंग करी, बुक कीपिंग में आपने कैश से संबंधित ट्रांजेक्शंस भी लिखी, आपने परचेज से रिलेटेड भी लिखी, आपने सेल्स से रिलेटेड भी लिखी, हर चीज़ से रिलेटेड लिखी। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हो आपके पास। तो आपने क्या करा? कैश वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी, आपने उन सभी को कैश वाले अकाउंट में डाल दिया। जितनी परचेज वाली एंट्रीज थी, आपने परचेज में डाल दिया। इसी तरह से करके आप सबके सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है बेटा? क्लासीफाई करना कहलाता है कि आपने जिन एंट्रीज रिकॉर्ड की थी उनको आप क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे आ जाइए। आगे है बेटा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखिए बेटा, थ्योरी आप सभी अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप सभी को कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करा रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं पढ़ते या उन चीज़ों को ध्यान से समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, उनके लिए मैंने थोड़ा सा ही सोचा है कि उनका कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा क्लियर करूँ। तो सबसे पहले क्या है बेटा? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इन दोनों में क्या अंतर होता है? पहला अंतर होता है स्कोप का, क्षेत्र। बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग का जो एरिया होता है बेटा वो बहुत लिमिटेड होता है, उसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होंगे। बुक कीपिंग का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। बात करते हैं अकाउंटिंग की, यानी कि लेखांकन। बेटा वैसे तो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बुक कीपिंग को हिंदी में पुस्तपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तपालन। और अकाउंटिंग को हिंदी में हम कहते हैं लेखांकन। मैंने अभी बताया था ऊपर, लेखांकन। तो इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, अकाउंटिंग का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, अनलिमिटेड होता है। उसके बाद है स्टेज। स्टेज की बात करें तो बेटा सबसे पहले तो बुक कीपिंग ही होता है, क्योंकि पहले आप रफली रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद ही तो आप उसको आगे प्रोसेस में लाओगे ना। तो प्राथमिक जो स्तर होता है, जो प्राइमरी स्टेज होता है, वो होता है आपका बुक कीपिंग का। उसके बाद ये होता है सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन के बारे में कहा जाए तो ये रिस्क रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एक तरह से जोखिम को कम करता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है। आप एक सीमित समय तक क्या कर सकते हैं? चीज़ों को याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक हफ्ते की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं आप सबको याद रख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो भविष्य में होने वाले जो रिस्क है उनसे कवर करता है। ये एक तरह से आप लिख के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए बुक कीपिंग का काम ये क्या होता है? रिस्क को रिड्यूस करना होता है। आगे क्या होता है? आगे है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा? इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को कम्युनिकेट किया जाता है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होती हैं? एक कंपनी है तो एक कंपनी की इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होंगी? वहाँ का मैनेजमेंट होगा, वहाँ के एम्प्लॉयर होंगे, वहाँ के लेबर होगा, और उसके बाद में उससे संबंधित जितने लोग, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, बाकी जिन्होंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट होती है क्योंकि उसे टैक्स लेना होता है। उसके बाद है हु परफॉर्म्स, कौन परफॉर्म करता है? बेटा बुक कीपिंग का जो काम होता है वो जूनियर स्टाफ का मेंबर भी कर सकता है, लेकिन जो अकाउंटिंग का काम होता है उसके लिए सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पुस्तपालन के लिए किसी स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे है नॉलेज लेवल, ज्ञान का जो स्तर होता है। अभी बता चुकी हूँ मैं ऊपर, फिर भी एक बार रिमाइंड करा दूँ, एक बार पढ़ा देती हूँ। बुक कीपिंग करने के लिए हाई लेवल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि उच्च स्तर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग में उच्च स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हाई लेवल नॉलेज का हाई लेवल आप होना चाहिए। उसके बाद है एनालिटिकल स्किल्स। बुक कीपिंग में रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जो बुक कीपर होता है वो चीज़ों को उसे विश्लेषण करना भी आना है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक कुशलता होनी चाहिए, ये स्किल होना चाहिए कि वो क्या करे, उन चीज़ों को एनालाइज करे। लेकिन अकाउंटिंग में ये चीज़ें होनी चाहिए। जो अकाउंटेंट होता है उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो एनालाइज कर सके अपने अकाउंट्स को। नेचर ऑफ द जॉब, काम की प्रकृति। पुस्तपालन की अगर हम बात करें, बुक कीपिंग की बात करें, तो जो बुक कीपर होता है उसका ये रूटीन का काम होता है, एक क्लरिकल नेचर का वर्क होता है। लेकिन अकाउंटिंग क्लरिकल नेचर का वर्क नहीं होता, ये एक एनालिटिकल विश्लेषक प्रकृति का काम होता है। डिजाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम को डिजाइन करने का काम अकाउंटेंट का होता है। अकाउंटिंग सिस्टम में ये डिजाइनिंग कवर होती है, लेकिन पुस्तपालन में नहीं होता।
सुपरविजन एंड चेकिंग, बुक कीपर के काम को अकाउंटेंट चेक कर सकता है, लेकिन अकाउंटेंट के काम को बुक कीपर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि बुक कीपिंग के लिए किसी स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़ा कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी इस काम को कर सकता है, लेकिन अकाउंटेंट जो होता है उसे ज़्यादा स्तर का ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे चीज़ों को एनालाइज करना होता है। तो उसके लिए तो हाई लेवल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब कम ज्ञान वाला ज़्यादा ज्ञान वाले की तो परख नहीं करेगा ना काम की कि वो कैसा काम कर रहा है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं, क्यों अकाउंटिंग की जाती है। भाई अकाउंटिंग का काम क्या है, क्यों मेंटेन करते हैं हम, इसलिए करते हैं क्योंकि पहले बेटा क्या होता था, पहले व्यवसाय का जो लेवल होता था, जो व्यवसाय का स्तर था वो छोटा होता था। पहले व्यवसाय छोटे हुआ करते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता चला गया, तो उस कंडीशन में इनके लिए आवश्यकता महसूस होने लगी कि सिस्टमैटिकली कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सके, जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं। अब ऐसे तो एक किराने वाला भी अपना हिसाब किताब रखता है, लेकिन किराने वाले की दुकान में और कंपनी में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो कंपनी का ऑनर होता है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, बड़े लेवल पे बिजनेस करता है, उसके ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसमें जो कैपिटल लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें जो कैपिटल लगाने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए एक प्रॉपर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या हुआ, जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं, वित्तीय लेन देन मीन्स जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हिंदी में वित्तीय लेन देन कहा जाता है। तो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको सिस्टमैटिकली, क्रमबद्ध रूप से, पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग का उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये पता करने के लिए। तीसरा उद्देश्य क्या होता है, आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस की, ये पता करने के लिए आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्या होता है, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स का मतलब अभी ऊपर मैंने आपको डिफरेंस समझाया था, उस डिफरेंस में मैंने कहा था कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज का कॉन्सेप्ट मैंने वहां क्लियर किया था। तो उन्हीं लोगों को सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए अकाउंटिंग करनी होती है, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आपके पास एक एक रुपए का हिसाब रहता है, आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, आपके जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है उसमें कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज हैं। भविष्य के लिए आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्हीं अकाउंटिंग फैक्ट्स के बेस पर ही तो आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी के ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, पूरी अकाउंटिंग इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसी के ऊपर बेस्ड होती है। टोटल 8 एक्टिविटीज होती हैं जो अकाउंटिंग में कवर होती हैं, टोटल 8 एक्टिविटीज, जिसमें से सबसे पहली एक्टिविटीज ने बता रखी है कि आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कुछ याद आ रहा हो तो बताइए आप मुझे, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाए हैं कि जो बुक कीपिंग में 4 एक्टिविटीज होती हैं, उसमें सबसे पहली एक्टिविटी होती है कि ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट होती है कि उनको मेजर करना एक कॉमन यूनिट में, अभी बताया था मैंने, रुपीज में या डॉलर में। उसके बाद उनको रिकॉर्ड करना, ये भी बुक कीपिंग में आता है। उसके बाद उनको क्लासीफाई करना, जैसे परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट अलग अलग बनाना, लेजर की बात बताई थी अभी। तो ये ऊपर के जो 4 पॉइंट्स हैं ये तो बुक कीपिंग में ही आ गए। अब आप ये कहेंगे कि मैडम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में तो डिफरेंस होता है, आपने बताया था कि वो तो बुक कीपिंग के प्रोसेस होता है, तो फिर ये अकाउंटिंग में कहाँ से आ गया। बेटा जो अकाउंटिंग होता है, मैंने ये भी पढ़ाया था कि अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है ना, वो बहुत वाइड स्कोप होता है, अनलिमिटेड है वो। और जो बुक कीपिंग होती है उसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। आप ये मानकर चलिए कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। तो ये जितना भी है ना 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स आते बुक कीपिंग में ही है, लेकिन इन्हें काउंट किस में करते हैं, ब्रॉडली अगर काउंट किया जाए तो अकाउंटिंग में काउंट करते हैं। अब यहाँ से जो काम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका मेन अकाउंटिंग का काम, ये स्टार्ट होता है मेन अकाउंटिंग का काम। बात समझ आ गई।
चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफाइंग करने के बाद पहले ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बोल रही हूँ, पहले आप ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हैं। उसके बाद में आप उनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं करेंसी में। उसके बाद आप उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उनको वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद में आप उनको संक्षिप्त करते हैं, समराइज करते हैं। जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई है, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, या आप समराइज कर रहे हैं उसको। उसके बाद आप उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया बेटा कि आपके जो P&L अकाउंट होता है, जो इनकम स्टेटमेंट होता है और जो आपकी बैलेंस शीट होती है, उसे देखकर आप ये पता लगाते हैं कि आपकी जो बिजनेस है उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। उसके बाद में है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है रिजल्ट निकालना, एक तरह से होता है रिजल्ट निकालना। उसके बाद है कम्युनिकेट, यानी कि जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं ये जानने के लिए कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनको आप बताते हैं, उनको आप जानकारी देते हैं अपने व्यवसाय के बारे में। ये बात समझ में आ गई। आगे है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किस प्रकृति का होता है, यानी कि जो लेखांकन होता है उसकी प्रकृति क्या होती है। पहला, ये मैनमेड होता है तो इसलिए एक कला है। ये सिस्टमैटिक एक्सरसाइज होती है, यानी कि इसमें काम सिस्टमैटिकली होता है तो इसलिए एक विज्ञान है। ये सोशल सिस्टम पर प्रैक्टिस्ड है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में इट फॉलो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कठोरता नहीं होनी चाहिए। आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अचानक क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो गई, जहाँ पे आप व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई। गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसने नियम चेंज कर दिए, उससे आपका बिजनेस प्रभावित होगा। तो उस कंडीशन में आप उसको जो चेंज करने की रिक्वायरमेंट है आप उसको हैंड टू हैंड क्या कर सके, चेंज कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रिजल्ट बना दिया, आप चेंज ही नहीं कर सकते कुछ। उसके बाद है ये व्यवसाय की भाषा होती है, ये एक पेशा होता है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अदर लोगों को क्या करता है, यूजर्स को कम्युनिकेट करता है, बताता है। एक सर्विस एक्टिविटी होती है, इसके नेचर होते हैं। आगे आ जाइए अकाउंटेंसी पे। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, बेटा अकाउंटेंसी अलग टर्म होता है, अकाउंटिंग अलग टर्म होता है और बुक कीपिंग अलग टर्म होता है। बात समझ आ गई। अकाउंटेंसी क्या होता है पहले समझिए। अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि अकाउंटिंग कैसे करना है उसका पूरा विस्तृत ज्ञान जो होता है वो अकाउंटेंसी होता है। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्रमबद्ध रूप से जो जानकारी होती है उसे अकाउंटेंसी कहा जाता है। उस जानकारी को मीन्स कोई काम अगर आप कर रहे हैं, यानी कि जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप उसे कैसे बनाते हैं, आप उसे क्यों बनाते हैं, और आप उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज, ब्रीफ कैसे करते हैं और लोगों को बताते कैसे हैं। ये आपको जो जानकारी होती है ना, यही जानकारी अकाउंटेंसी कहलाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो बेटा मेन ये रिलेशनशिप होता है इन तीनों के बीच में। क्या बताया, बुक कीपिंग जो होता है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अभी ऊपर समझाया था, बुक कीपिंग किसका हिस्सा होता है, अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग किसका हिस्सा होता है, अकाउंटेंसी का। इज दैट क्लियर। ये इन तीनों में बेटा रिलेशनशिप होता है। अब आगे बात करते हैं बेटा कि जो अकाउंटिंग साइकिल होती है उसका अर्थ क्या होता है। बेटा ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके न्यूमेरिकल होंगे वो इसी पर बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप सब इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अकाउंटिंग साइकिल बेटा एक लेखांकन की एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है पूरा। एक अकाउंटिंग साइकिल जो होती है उसका अर्थ क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये होता है बेटा, ये प्रोसेस होता है कि आप अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया रहता है, तो सिस्टमैटिकली यानी कि क्रमबद्ध रूप से, क्रम से पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो इसके जो सीक्वेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग साइकिल में वो बता रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इन्हीं पर आगे न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग साइकिल होती है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, फिर सेकंड पे क्या होता है, फिर थर्ड पर क्या होता है। ध्यान से समझना। फर्स्ट स्टेप, पहले हम करते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, जर्नलाइजिंग का मतलब हुआ कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके व्यवसाय से संबंधित हैं, जिन्हें आप मुद्रा में माप सकते हैं, मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसको जर्नल में लिखना, उसको रिकॉर्ड करना। उसके बाद में होता है पोस्टिंग। आपने जब जर्नलाइजिंग कंप्लीट कर ली उसके बाद में आपको लेजर बनाने होते हैं।
लेजर में यानी कि जब आप अपने एक तरह से कैश अकाउंट या परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट या फिर क्रेडिटर का अकाउंट, डेटर का अकाउंट, तो जब आप हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो जब आप जनरल से उसमें अकाउंट्स में बैलेंस को लेकर जाते हैं, अमाउंट को लिखते हैं, तो इसे पोस्टिंग करना कहते हैं। इसे हम कहते हैं कि हमने जनरल से लेजर में क्या कर दी है, पोस्टिंग कर दी है। उसके बाद में है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने का मतलब जब आपने लेजर अकाउंट बना लिए, लेजर अकाउंट बना लिए, कैश अकाउंट बना लिया, परचेज अकाउंट बना लिया, ये अकाउंट बना लिया, तो उसके बाद में उनका सबका बैलेंस निकाला जाता है। अब आप पूछेंगे कि मैडम ये बैलेंस कैसे निकालेंगे? बेटा बैलेंस निकालने का यहाँ मतलब ये है कि आप या तो एक मंथ का लेंगे या फिर आप एक ईयर का लेंगे। वैसे तो मंथ का ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें दो साइड होती हैं, एक तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दो साइड, ये सभी टर्म्स में आपको क्लियर करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, सभी टर्म्स में आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि इन्हीं के बेस पर न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स तो आप डेबिट क्रेडिट जब तक समझेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। ये तो मैं आपको एक प्रोसेस समझा रही हूँ, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, स्टेप आपको मालूम होने चाहिए कि पहले हम जनरलाइजिंग सीखेंगे, फिर हम पोस्टिंग करना सीखेंगे, फिर हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। यानी कि इन्हीं बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी कहा जाता था, उसे अब क्या कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद में पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, वो बनाते हैं। टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या हो गया, जनरलाइजिंग, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, आप जनरल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। थर्ड स्टेप होता है आप उनके बैलेंस निकालते हैं। उसके बाद आप उन बैलेंसेस को एक जगह लिखकर क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से आप कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और लास्ट हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो टोटल ये 6 स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, अब एक बात और देखेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा अकाउंटिंग के जो आधार होते हैं वो दो होते हैं। हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग होती है ना, वो दो तरीके से अकाउंटिंग होती है। बेटा आप जो लेखांकन का काम करते हैं उसके दो आधार हैं। व्यवसाय, आप ये समझ के चलिए कि जो व्यवसाय किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। या तो आप खाली कैश ट्रांजेक्शन्स करें, यानी कि आप खाली कैश ही खरीदें और कैश ही बेचें, या फिर आप क्या करेंगे, आप नगद भी करेंगे और उधार भी करेंगे। अपना व्यवसाय आप नगद और उधार दोनों तरीके से करेंगे। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो केवल नगद ही बिजनेस करते हैं अपना। तो यानी कि एक तो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसी तरह से कुछ लोग जो अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, वो कैश बेसिस पर करते हैं, नगद आधार पर। दिस बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, ये केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर बात करें एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग की, तो ये दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, कैश को भी और क्रेडिट को भी। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है बेटा उधार, या तो वो उधार माल बेचा जाए या खरीदा जाए। इज दैट क्लियर? हमारे यहाँ जो मोस्टली चलता है, हम लोग जो करते हैं वो एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, कैश बेसिस पे नहीं करते, खाली एक्रूअल पे करते हैं। क्योंकि बिजनेस जो होता है वो कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से होता है, तो दोनों ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में मैं आप सभी को नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। ये फर्स्ट चैप्टर कराया है मैंने आप सभी को। आप ये मानिए कि मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको कराया है और फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया पार्ट 1 में। अब मैं कराऊंगी आगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 जो मैं कराऊंगी आपको, ये जो चैप्टर 2 मैं आपको आगे कराऊंगी, चैप्टर 2 ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में कराऊंगी। अपकमिंग वीडियो में कराऊंगी बेटा सेकंड वीडियो, ठीक है। उसमें मैं आपको टर्मिनोलॉजी को क्लियर करूंगी। बात समझ में आ गई? उसके बाद में आपको क्या कराऊंगी, टर्मिनोलॉजी को क्लियर कराऊंगी। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर करनी है, वही आगे आपके न्यूमेरिकल का बेस बनेगी। ये बात आप सभी को समझ में आ गई? तो बेटा आज हम सब इतना ही रखते हैं। पहले आप इन्हीं चीजों को समझिए,
उसके बाद में हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो मैं चैप्टर 2 का डालूंगी। चैप्टर 2 जिसमें क्या चीज क्लियर करूंगी मैं, टर्मिनोलॉजी मतलब कॉमर्स से संबंधित, अकाउंट से संबंधित कुछ ऐसी शब्दावली होती हैं, कुछ ऐसे टर्म होती हैं जिनको क्लियर करना जरूरी होता है। एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, डेबिट क्रेडिट एंटिटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सभी मैं आपको तभी क्लियर करूंगी। ओके, तो अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।